गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी हम लोग जो है यूट्यूब पे चला रहे थे ये चारों जो मेन मेन जो नाम है इंग्लिश लिटरेचर में, जो हमारे टीजीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, गैल्सवर्दी और जॉन मिल्टन। तो उस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ पे है। ठीक, जो भी उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बायोग्राफी और उनके वर्क से रिलेटेड, आज उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऐसे दिया जा सकता है कि जैसे एक सॉन्ग सुना होगा, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना उन्हें रोके। मतलब जिसने भी ये सॉन्ग लिखा है उसको नेचर और प्रकृति से काफी प्रेम रहा होगा। तो वो वैसे ही मनोभावना विलियम वर्ड्सवर्थ के अंदर भी था। और ये व्यक्ति मतलब जो शहर का जो शहरीकरण है और शहर के हौज पौच है काफी उससे अलग, उस जमाने में भी, और नेचर का बहुत प्रेमी, बहुत प्रेमी। मतलब जहां जाए, अगर कहीं नदी, झरना, पहाड़, तालाब कहीं देखे तो एकदम बिल्कुल उसके ख्यालों में डूब जाना और फिर उस पे पोयम लिख देना, उसको डिस्क्राइब करना। इस टाइप से विलियम वर्ड्सवर्थ की जर्नी रही है। ठीक। सबसे पहले देखते हैं नोट्स में क्या है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का डेट ऑफ बर्थ रहा है 7 अप्रैल 1770। मतलब 1770 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? तो कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ। ठीक। डेट ऑफ बर्थ जो है आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है इसका, और इसको ध्यान रखना, इसको याद कर लेना। ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ चाचा का जन्म कब हुआ? 1770 में। अब देखो 1770 में जन्म लेके और कब तक ये तूफान मचाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, इनकी जर्नी आगे देखते हैं। ठीक। आगे है 23 अप्रैल 1850 को जो है इनका मतलब डेथ हो जाता है। फ्रॉम प्लूरिसी, मतलब ये एक बीमारी है, और एक इस टाइप की बीमारी है, मतलब फेफड़े की बीमारी है, जैसे फेफड़े में पानी वगैरह भर जाना, इस टाइप से कफ वगैरह। तो इस तरह की बीमारी थी। और लगभग 80 साल के एज में मतलब ये दुनिया को अलविदा कह गए। और उनको कहाँ दफनाया गया? तो ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर में। इसको ध्यान रखना, इसको याद करना। जो जो भी है इम्पोर्टेंट है, और इसको मतलब जो बाकी छुटकी फुटकी चीजें हैं जो अनइम्पोर्टेंट है उसको जो है हमने रिमूव किया है। वही चीज मेंशन किया है नोट्स में जो इम्पोर्टेंस है, तो इसको ध्यान देना है। जो चीजें भी है उसको दिमाग में रख लेना है। ठीक है। अब पेरेंट्स जो है इनके माता पिताजी कौन थे? तो जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कॉक्सन। जॉन वर्ड्सवर्थ इनके पिताजी थे और एन कॉक्सन इनकी माताजी थी। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, आगे इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू होती है। एजुकेशन जो है ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, मतलब स्कूलिंग जो होता है यहाँ से होता है ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल से। बाद में इनका कॉलेज में एडमिशन होता है सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में। ठीक। और इनका जो है 1791 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। और ये जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, इस बंदे के अंदर एक अलग तरह की मनोभावना जागृत होती है और प्रेम की दुनिया की ओर अग्रसर होता है। और 91 में ही ये फ्रांस के लिए रवाना होते हैं। ऐसे जाते तो हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसको, उसके बारे में जानने और उसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन बात वही है कि जब इरादे आपके कुछ और हो तो कुछ और ही होता है, और जो ईश्वर को मंजूर है उसके अकॉर्डिंग ही सब होता है। तो ये इनका पर्पस कुछ और था जो है फ्रांस जाने का। ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट हुआ 91 में, ये क्या किए, फ्रांस गए। और फ्रांस किस पर्पज से गए? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन हुआ क्या वहां पे कि ये भाई साहब वहां प्रेम में पड़ गए। किसके साथ? एंटी वेलन के साथ। एंटी वेलन नाम की एक लड़की थी, और इनको हो जाता है वहां मोहब्बत।
और मोहब्बत तो होता ही है, लेकिन तुम्हारे जैसा, तुम्हारे और हमारे कल्चर जैसा नहीं है कि मोहब्बत होना तो शादी ब्याह और वो सात फेरा लेके और फिर बच्चा पैदा करना है। नहीं, मोहब्बत होता है और हाथों हाथ क्या करते हैं कि मोहब्बत के बाद ये वहां एक बच्ची को भी पैदा, इनकी एक बच्ची भी होती है, ठीक, जिसका नाम होता है कैरोलिन। और ये महाराज जी क्या करते हैं कि प्रेम भी करते हैं, और प्रेम करके और बिना शादी किए वहां बच्चा भी पैदा कर देते हैं। और बच्चा पैदा करने के बाद ये क्या करते हैं कि वहां से चले आते हैं ये इंग्लैंड। अब बताओ कि अगर हम लोग जैसा आदमी अगर हमारे कल्चर में ऐसा हो तो समझ रहे हो कितना बवाल होगा। मर्डर तक हो जाता है ऐसे ऐसे कहानी और ऐसे ऐसे कंडीशन में। आप किसी के साथ बच्चा पैदा करके और आप उसको छोड़ के भाग आइएगा। लेकिन ये ब्रिटिशर्स हैं, इनके कल्चर बिल्कुल अलग है, ये वेस्टर्न वाले हैं। तो ये क्या करते हैं 91 में जैसे इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, ओवरऑल हमारा समझाने का मतलब ये था कि 91 में महाराज जी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये फ्रांस विजिट करते हैं। और फ्रांस विजिट करने के बाद इनको हो जाता है मोहब्बत। मोहब्बत किससे होता है? इनकी प्रेमिका कौन है? तो एंटी वेलन। इनकी प्रेमिका का नाम होता है एंटी वेलन। और उस प्रेमिका से ये एक बच्चा भी पैदा कर देते हैं, एक लड़की होती है इनकी, उसका नाम है कैरोलिन। ठीक है, कैरोलिन, कैरोलाइन, जो भी बोलना है। कुल मिला के ये रहा यहां तक का जर्नी। ठीक, आगे देखते हैं। और वहां एक बच्चा छोड़ के और अपनी गर्लफ्रेंड मतलब एक पत्नी को ओवरऑल छोड़ के और यहाँ जो है ये इंग्लैंड में भाग के चले आते हैं। और फिर यहाँ अलग से इनको शादी करने का चूल मचा होता है। और ये यहाँ पे उसको तो वहां छोड़ दिए, वहां का कहानी, वहां प्रेम, प्रेम जो है प्रेम रस वहीं खत्म हुआ। अब यहाँ जो है इनका शादी का प्लान हुआ और शादी इन्होंने किया अपनी बचपन की जो फ्रेंड थी, इनकी बचपन की फ्रेंड थी जो मैरी हचिंसन है। और इन्होंने 1802 में मैरी हचिंसन से क्या कर लिया? शादी कर लिया। ठीक, तो ओवरऑल बात को समझे कि प्रेम कहाँ था इनका? फ्रांस में। वहां भी एक बच्चा पैदा किया और छोड़ के आ गए। और फिर बाद में जो है आके 1802 में। अच्छा, एक चीज और इसमें बताना था कि जैसे 91 में ये विजिट किए फ्रांस में, तो 91 में तो मतलब वहां उनसे मिले थे, लेकिन ये जो कैरोलाइन का जन्म हुआ था ना 92 में हुआ था। अब एक ही साल में तो हो नहीं जाएगा, कम से कम 9 मंथ का तो टाइम लगता है ना उसमें, जो ओवरऑल प्रोसेस होता है बच्चे पैदा करने का। तो मैरी हचिंसन से इनका शादी होता है और कब होता है? तो 1802 में। और मैरी हचिंसन थी कौन? तो इनकी बचपन की दोस्त थी। ठीक, आगे डोरोथी वर्ड्सवर्थ। भाई ये एक नया नाम, ये कौन है? तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो थी ना इनकी सिस्टर थी। और डोरोथी वर्ड्सवर्थ मतलब माता और पिताजी का अर्ली एज में ही देहांत होने के बाद, मतलब ये ओवरऑल 5 भाई बहन थे, 5 भाई मतलब 4 भाई थे, एक बहन थी। तो डोरथी वर्ड्सवर्थ को ना, ये वर्ड्सवर्थ जो है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ हमेशा अपने साथ ही रखते थे। मतलब हर जगह जो है, मतलब इनका कनेक्शन रहा है। हर हर जगह मतलब ऑलमोस्ट पोएम वगैरह में कहीं ना कहीं इनके लाइफ में इनका कनेक्शन आपको मिल जाएगा। डोरथी वर्ड्सवर्थ कौन थी? हिज सिस्टर। ये इसलिए बता रहे हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इन्होंने पोएम वगैरह भी लिखा है। तो जैसे इवनिंग वॉक एक पोयम है इनका, उन उसमें इनको एड्रेस किया है डॉर्सी वर्ड्सवर्थ को। और जो है मतलब लेक डिस्ट्रिक्ट है वहां के नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, तो फिर बताते हैं कि आओ डोरथी देखो ये नेचर कितना खूबसूरत है, कितना मनुभावक है। तो इस तरह से मतलब इनकी लाइफ के साथ साथ डॉर्सी वर्ड्सवर्थ का भी कनेक्शन चलता रहता है। ठीक, लाइफ लॉन्ग कंपेनियन दिया भी हुआ है कि मतलब जीवन भर एक साथी की तरह रही हैं। एंड इंटेलेक्चुअल म्यूज। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि ये डायरिस्ट भी थी, मतलब डायरी वगैरह भी लिखती थी। अगर बाई द वे अगर इस तरह का एग्जाम में आ जाए तो इसको ध्यान रखना है कि डोरथी वर्ड्सवर्थ जो थी ये डायरिस्ट भी थी, मतलब डायरी वगैरह लिखती थी। ठीक,
अब आगे है पोएट लॉरेट। इसका क्या कॉन्सेप्ट है भाई? तो पोएट लॉरेट का मतलब ये होता है ना कि वहां के गवर्नमेंट की तरफ से मतलब पोएट हायर किया जाता है कि जो है मतलब कुछ अमाउंट दिया जाता है कि आप जो है हमारे लिए काम करिए, और हमारे लिए काम करेंगे तो आपको एक अमाउंट दिया जाता है, और मतलब आपको गवर्नमेंट का तारीफ वगैरह करना है, जो भी है गवर्नमेंट के फेवर में बात करनी है। तो ये है कि पोएट लॉरेट इनको कब जो है बनाया गया, तो 1843 में, आफ्टर रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी, अब ये देखो, ये जानना जरूरी है क्योंकि ये काफी बार टीजीटी पीजीटी के पेपर में आ चुका है। ये वीवीआई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका काफी इम्पोर्टेंस है, सॉरी इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंस है। ठीक। तो इनसे पहले कौन थे? तो रॉबर्ट साउदी थे। हम मतलब ये 43 तक, आई थिंक इनको 1813 में बनाया गया था पोएट लॉरेट, और ये 13 से लेकर 43 तक रहे थे। और जब उनका डेथ हो जाता है तो उस टाइम जो है पोएट लॉरेट किसको बनाया था? विलियम वर्ड्सवर्थ को बनाया जाता है। आगे ही एक्सेप्टेड इट ऑन द कंडीशन दैट ही वुड बी रिक्वायर्ड टू राइट ऑफिशियल कोड पोएट्री। मतलब कि उनको ये बोला जाता है कि आप बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये सारी चीजें बहुत कर लिए, अब चलिए आइए इधर, बुढ़ापा हो गया है, चुपचाप जो है हम पैसा दे रहे हैं, पोएट लॉरेट की जगह पे आप स्थापित रहिए, और चुपचाप जो गवर्नमेंट बता रही है कि गवर्नमेंट के तारीफ में थोड़ा सा कसीदा वगैरह पढ़ दीजिए, गवर्नमेंट के बारे में लिखिए, और अब बुढ़ापा आ गया, शांत रहिए। हालांकि विलियम वर्ड्सवर्थ इस चीज को मना भी किए थे कि नहीं, अब तो काफी एज हो गया है और अब तो निपटने का भी समय आ गया है ऊपर, तो कम से कम अब ये सब चीजें मत करिए, मत दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट का प्रेशर था कि नहीं नहीं, और वही बात है कि राम किसको नहीं भाते हैं, राम तो सबको ठीक लगते हैं, जिसको राम मिल जाए कौन पसंद नहीं करेगा। तो वही बात है कि पैसा मिल रहा है तो फिर बेचारे बुढ़ापे में सोचे कि कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा तो कुछ लाइफ ठीक हो जाएगा, बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाएगा। तो इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या है, ही एक्सेप्टेड इट ऑन द कंडीशन दैट ही वुड बी रिक्वायर्ड राइट ऑफिशियल कोर्ट पोएट्री। ठीक है। तो उन्होंने 43 में, और 43 से ये कब तक पोएट लॉरेट रहे? तो 1850 तक क्या रहे? ये पोएट लॉरेट रहे। ठीक। अब आगे देखो क्या है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना कि इनसे पहले कौन थे? तो साउदी थे। कौन थे? साउदी। आगे है द लेक पोएट ग्रुप, कम कंप्राइजिंग वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर। हाँ देखो, अभी एक चीज है कि लेक पोएट, ये लेक पोएट का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? तो लेक पोएट का कॉन्सेप्ट ये है ना कि ये लेक जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ मतलब कुछ पोएट रहते थे, और जिनका लिटरेचर में काफी रोल रहा है। तो ये तीन तो पोएट है मेनली, जिनको लेक पोएट बोला जाता है। मतलब ये सब लेक डिस्ट्रिक्ट में ही अपना बाकायदा मतलब लगाते थे अपना, बैठते थे वहीं पे, मतलब एक लेक डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते थे। तो इनको क्या बोला जाता है? लेक पोएट बोला जाता है। इसमें एक चीज और है ना कि जैसे इसमें एग्जाम में जो कंफ्यूजन में देता है, आता है कि लेक पोएट इनमें से कौन कौन लेक कौन नहीं है लेक पोएट। तो उसमें एक ऑप्शन में किट्स को डालता है, जॉन किट्स को, जबकि जॉन किट्स हमारे लेक पोएट नहीं है। और बार बार बच्चा यही गलती करता है सब, कि जॉन किट्स को टिक टिक करके आ जाता है, क्योंकि जॉन किट्स का भी करियर लगभग इन लोग के साथ ही साथ रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि किट्स किट्स भी मतलब इस टाइप का पोएट्री वगैरह काफी रोल रहा है इनका लिखने में। लेकिन इसमें सिर्फ मतलब तीन ही लोग थे। एक तो वर्ड्सवर्थ, और वर्ड्सवर्थ के एक प्रिय मित्र जो थे, एकदम बिल्कुल कृष्ण सुदामा की तरह, वो सैमुअल टेलर कॉलरिज थे। ये और बात है कि बाद में वर्ड्सवर्थ की साली से ही इनको प्रेम हो जाता है और बात बिगड़ जाता है, रिश्ता खराब हो जाता है बीच में। लेकिन वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है, ये दोनों मित्र होते हैं। ये दोनों का मुलाकात और मित्रता कब होता है?
1800 सॉरी 1795 में 95 में ये लोग मिलते हैं। और फिर ये लोग काफी, इनकी मित्रता काफी प्राइम पे होती है, साथ में कितने सारे वर्क लिखते हैं। लिरिकल बैलेड जो एकदम बवाल मचा दिया होता है, एक नए युग का प्रारंभ करता है, रोमांटिक एज का ब्रिटेन में। तो ये दोनों साथ साथ जो है, मतलब ये रोमांटिक एज स्टार्ट करने में इन दोनों का रोल रहा है। ओवरऑल समझाने का मतलब ये था। तो लेक पोएट में था कौन कौन भाई? तो एक तो वर्ड्सवर्थ थे, और वर्ड्सवर्थ ने लेक पोएट को वही बताया ना अभी, इवनिंग वॉक, उस पे लिखा भी हुआ है लेक, लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वहाँ के नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, पहाड़ियों के बारे में, घाटियों के बारे में काफी तारीफ किया है उसमें। और उसमें एड्रेस किया है डोरोथी को। तो बार बार मैं ये चीजें ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ना कि ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा। तो वर्ड्सवर्थ एक लेक पोएट थे, दूसरे इनके मित्र भाई थे सैमुअल टेलर कोलरिज, एंड तीसरे रॉबर्ट साउदी। ये टीम शायद साउदी, वो क्रिकेटर नहीं, ये रॉबर्ट साउदी, जो मतलब कि ये इन लोगों के साथ इनको भी लेक पोएट में शामिल किया जाता है। तो मैंने क्या बताया, लेक पोएट कौन कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज जो उनके मित्र थे, एंड एक तीसरा रॉबर्ट साउदी। ये ही तीन लेक पोएट थे। अगर आता है कीट्स वगैरह तो उनको कट करना और देखना, इसमें कंफ्यूजन मत करना, ये गलती मत करना, ध्यान रखना। आगे है जैसे राइडल माउंट, मतलब लास्ट में उनके जीवन का जो है, जीवन का समापन जो हुआ अगर किसी प्लेस पे तो राइडल माउंट में हुआ। लेकिन ग्रास मेयर वगैरह अलग अलग जगहों पे, डब डब कॉटेज, मतलब अलग अलग जगहों पे काफी 3-4 बार इन्होंने अपना प्लेस चेंज किया, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइडल माउंट ध्यान देना कि मतलब अपने लाइफ का सबसे सबसे ज्यादा टाइम और इम्पोर्टेंट टाइम जो है यही इन्होंने बिताया था। हिज फाइनल होम फ्रॉम, मतलब 13 से लेके 50 तक, मतलब अंटिल हिज डेथ तक इन्होंने कहाँ बिताया था? तो राइडल माउंट में बिताया था। ठीक, मेरे समझाने का मतलब ये है। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हम लोगों ने उनके फादर का नाम पढ़ा, उनका लव अफेयर पढ़ा, उनकी मैरिज लाइफ पढ़ी, किससे शादी हुई, और पोएट लॉरेट कब बनाए गए, उनसे पहले कौन थे, और उसके बाद आगे फ्रॉम हिज फेमस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। अब देखो लिरिकल बैलेड, लिरिकल बैलेड एकदम मतलब इतना खतरनाक चीज कि इंग्लैंड में एक नया दौर, नया युग का शुरुआत करता है लिरिकल बैलेड। मतलब उससे पहले बहुत टफ चीजें एकदम, राजाओं के बारे में, वहाँ जो सत्ता में है, जो राजा है, उनके बारे में पोएट और राइटर जो है तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, एकदम तारीफों के पुलिंदा बन रहे हैं। और ये बंदा आया बोला कि नहीं, ये सब चीजें अब हो गई, तलवे चाटने वाला काम बंद करो, और हम ये सब काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम करेंगे नेचर से प्रेम। हमको नेचर से प्रेम रहेगा, और हम ये सब कसीदा वगैरह नहीं पढ़ेंगे किसी राजा वाजा के बारे में। और हम एक नए युग का शुरुआत करेंगे, इस प्रारंभ करेंगे, और उसको बोला जाता है रोमांटिक एज। ये रोमांटिक एज किसकी वजह से है? लिरिकल बैलेड की वजह से। ठीक है, लिरिकल बैलेड जो है 1798 में जो है इन्होंने लिरिकल बैलेड करके मतलब एक सीरीज निकाला। अभी आगे पढ़ना उसमें कितने पोयम है, उसमें किसका क्या क्या रोल रहा है। फिलहाल अभी ये पढ़ना है कि उनका एक डेफिनेशन है, मतलब प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में जो है इन्होंने डेफिनेशन मेंशन किया था कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। पोएट्री क्या है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, पावरफुल मतलब अंदर की फीलिंग का, एक शक्तिशाली फीलिंग का। इट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। मतलब कि ये जो निकलना चाहिए ना पोएट्री, ये अपने इमोशन से निकलना चाहिए। और इसका लैंग्वेज अभी पढ़ेंगे कि इसका लैंग्वेज क्या होना चाहिए। लैंग्वेज काफी सिंपल होना चाहिए, और मतलब बनावटी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन काफी बार पूछा है एग्जाम में, तो ओवरऑल ये डेफिनेशन याद रखना। नहीं तो इसका कीवर्ड बस केवल अगर इतना भी याद रखोगे, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, तो पकड़ लोगे, इसको कैच कर लोगे अगर बाई द वे एग्जाम में आता है तो। ठीक है, तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे की सफर की ओर, देखते हैं क्या है।
लैंग्वेज लैंग्वेज के बारे में उन्होंने क्या बोला कि पोएट्री का लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। तो लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, लैंग्वेज ही एडवोकेट फॉर यूजिंग ए सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज डेली यूज बाय मैन। मतलब कि एकदम सिंपल लैंग्वेज जो आप फील कर रहे हैं वही रखना चाहिए, एकदम वो नहीं कि एकदम चांद तारा और एकदम बिल्कुल डिफिकल्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज एकदम यूज करना पोएट्री में कि हमारे और तुम्हारे जैसे अनपढ़ लोगों को समझ ही नहीं है, हम लोग के ऊपर ऊपर से पार हो जाए। नहीं, इन्होंने बोला, इसको रिजेक्ट किया, बोला कि नहीं, आर्टिफिशियल जो है लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। मतलब जो आदमियों के द्वारा, सिंपल मैन के द्वारा यूज किया जा रहा है लैंग्वेज वही होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, कुल मिला के यही बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई खिसरा खुजली बीमारी तकलीफ कोई भी हो तो बताओ, गर्लफ्रेंड नहीं सेट हो रही है, शादी नहीं हो रहा है, कोई भी समस्या हो तो बता सकते हो, ठीक है। लेकिन इस सब का सॉल्यूशन हम नहीं करने वाले हैं, फिलहाल मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ तक जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, बाकी मैं किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं कर सकता हूँ। चलो आगे देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट लो एंड रस्टिक लाइफ, एकदम बिल्कुल देहाती जीवन, निचले स्तर का, मतलब चूजन बिकॉज इसेंशियल पैशन ऑफ द हर्ट फाइंड अ बेटर सॉइल देयर। मतलब कि जो है एकदम बिल्कुल रस्टिक लाइफ, एकदम देहाती गांव गांव वाला लाइफ होना चाहिए, बिल्कुल शहर वाला लाइफ नहीं, वो बनावटी चीजें नहीं, एकदम नेचर से जुड़ा होना चाहिए आपका पोएट्री। समझ रहे हो बात को, ये चीज। बंदा वर्डसवर्थ चाचा जो थे ना, मतलब प्रकृति का बहुत प्रेमी था भाई, आशिक मिजाज का आदमी, एकदम प्रेम, मतलब फ्रांस गया, एकदम खूबसूरत, क्या क्वालिटी रही होगी। अगर हम लोग चले जाएं फ्रांस इंग्लैंड, कोई गर्लफ्रेंड सेट हो जाए तो अचीवमेंट होगा अपने आप में। और ये व्यक्ति जाके वो फ्रांस में गर्लफ्रेंड सेट करके उसको छोड़ के भी आ जाता है, तो सोच रहे हो, बात तो है। अब देखो लिरिकल बैलेड, लिरिकल बैलेड एकदम तूफान मचाने वाला, वही बता रहा था ना कि इससे पहले एकदम अलग तरह की के वर्क लिखे जा रहे थे, अलग तरह का दौर चल रहा था, एकदम राजाओं के तलवे चाटना, वहां के किंग के, जो वहां शासक थे वहां के। और ये बंदा आया ना, एकदम डिफिकल्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज, एकदम कसीदा पढ़ना तारीफ में, तमाम तरह का एकदम फालतू चीजें इधर उधर। लेकिन ये आया तो एकदम प्रकृति प्रेमी व्यक्ति आया और एकदम भूचाल मचा दिया। लिरिकल बैलेट मतलब कलेक्शन ऑफ पोयम लेकर के आए विलियम वर्ड्सवर्थ, और इनके जो मित्र थे, इनके जो साथी थे, एसटी कोलरिज, ठीक है। इन दोनों लोगों ने मिलके एक कलेक्शन ऑफ पोयम, मतलब एक सीरीज लेके आया, कब 1798 में। और जो है इसको पब्लिश कराया, लेकिन पब्लिश तो कराया लेकिन एनोनिमसली पब्लिश कराया, मतलब उसमें अपना नाम मेंशन नहीं किया। नाम काहे नहीं मेंशन किया, क्योंकि इससे पहले पोएट जो थे, मतलब अलग तरह की का मतलब थीम रहता था, अलग तरह का लैंग्वेज रखता रहता था। और बंदा डरता था कि चलेगा कि नहीं चलेगा, नाम लिख दे पहले ही तो बवाल हो जाएगा, आगे मार दोनों घुसा घुसा पीटने लगे कि तुम ये सब क्या फालतू चीज करने लगा, प्रकृति से तुमको प्रेम कहाँ से जग गया, प्रेम मोहब्बत वालों का कोई जगह नहीं है। अगर इस तरह का आ जाए तो, क्योंकि आशिकों के प्रेमियों के दुश्मन भी तो इतने सारे होते हैं। समझ रहे हो बात को, तो वो हर कदम पर कोई कातिल, कहाँ जाए कोई, ना कोई रास्ता ना कोई मंजिल है, कहाँ जाए कोई। तो उस तरह का बात है कि जो प्रेमी होते हैं उनके दुश्मन भी तो बहुत सारे होते हैं। तो बेचारे डर से कि चलेगा कि नहीं चलेगा, बवाल हो जाएगा बिना मतलब का, तो इन्होंने ये दोनों इतना हिम्मत तो किए कि लिखा तो जरूर लिरिकल वैले, लेकिन उसमें जो है अपना नाम मेंशन नहीं किया। आगे दिया हुआ है, हाँ देखो, सिग्निफिकेंट मार्क द ऑफिशियल बिगनिंग ऑफ रोमांटिक पीरियड। 1798 में ये जो है आया है आपका लिरिकल बैलेड, और यहीं से आपके रोमांटिक एज का शुरुआत हो गया, बिगिनिंग हो गया, ठीक है। चलो आगे है कोलेबोरेशन ज्वाइंटली पब्लिश विथ एसटी कॉलेरिज। मतलब ये कोलेबोरेट करके दोनों साथ ही साथ, पहले तो विलियम वर्ड्सवर्थ बोले कि आओ भाई, चूंकि अकेले अब कोई संगी साथी मिल जाए तो जिंदगी कोई काम इतना आसान और आसान हो जाता है।
जैसे अभी तुम पढ़ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, खुद खाना बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कितना मेहनत लग रहा है। अभी तुमको कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, कोई प्रेमिका मिल जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, और तुम पढ़ते रहो, एकदम चाय का सिसकी लेते रहो बेड पे, और गर्लफ्रेंड आके एकदम थाली में खाना सजा के दे, चाय सजा के दे, तो बताओ जीवन कितना कितना आसान हो जाएगा। तो वही बात है कि अगर कोई संगी साथी मिल जाता है तो जीवन जीना आसान हो जाता है। कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है। तो सेम काम कुल जो है हमारे वर्षो चाचा ने भी किया। बोला कि अकेले तो फंस जाएंगे झूठ मूठ का, चूंकि एक अलग ही दौर चल रहा है। आप हम अलग ही टाइप का एकदम अलग वे में जो है वर्क लिख रहे हैं, तो चलो जाएंगे तो अकेले थोड़ी जाएंगे, हम तो जाएंगे, सनम तुमको भी लेके जाएंगे, तो चलो ये कॉलरीज को भी ले लेते हैं साथ में। तो ये ज्वाइंटली पब्लिश किया कौन, एसटी कॉलरीज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने, किसको किसको पब्लिश किया, लिरिकल बैलाड को। ठीक। कब आया लिरिकल बैलाड, तो 1798 में। क्लियर यहाँ तक। अब देखो टोटल पोयम कितना था, तो 23 पोयम था। ठीक है। अभी 23 पोयम था, तो अभी इसमें जो है 23 पोयम में किसका कितना था, और पहला कौन था लास्ट कौन था, अभी उसको पढ़ेंगे। तो मैंने सिर्फ अभी ये बताया कि इसमें कितना पोयम था, तो 23 पोयम था। ठीक। अच्छा, इसमें वर्ड्सवर्थ ने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो इन्होंने 19 पोयम इनका था, और 4 जो पोयम था ये था किसका, कॉलरिज का, और दोनों मिला के हो गया कितना, 23। देखो गलत नहीं ना कैलकुलेट किए हैं, ऐड किए हैं, नहीं तो मैथ हमारा बहुत कमजोर है, गलती भी हो सकता है। तो 19 और 4 कितना हो गया, 23। मजाक किए हैं, इतना भी कमजोर नहीं है यार। तो 19 और 4 कितना हो गया, 23, और 19, अब 19 किसका था, तो वर्षो चाचा का था, और 4 जो है हमारे एसटी कॉलरिज का था। अब देखो ये क्वेश्चन पूछता है कि लिरिकल बैलेट का जो है ओपनिंग पोयम जो था, मतलब ओपनिंग क्या था। तो पहला जो था, ये जो स्टार्ट होता है द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर से होता है। ठीक है, राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, और ये किसका है, ये इन्हीं का है, कोहली कोहली साहब का ये है राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। और इन्हीं से ये जो है लिरिकल बैलेट के का इन्हीं के पोयम से ये स्टार्ट होता है। और इंड किससे होता है, मतलब 23 नंबर का जो है पोयम कौन रहता है, तो होता है टिंटन अबे, टिंटन अबे। ठीक। तो हमारा लास्ट क्या रहता है, टिंटन अबे। ठीक। टिंटन अबे। ठीक। इसको देख लेना एक बार फिर से रिपीट कर करके। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा आवाज आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। जस्ट वेट जस्ट वेट। चलो आगे देखो, 1798 मतलब पहला एडिशन आया, और ये एनोनिमसली मतलब पब्लिश किया गया। ठीक। दूसरा जो लिरिकल बैलेट का सेकेंड एडिशन जो आया, ये 1800 में आया, मतलब 2 साल बाद, 2 साल बाद आया। और उसमें प्रीफेस को ऐड किया गया। ये पूछेगा कि कब आया था प्रीफेस ऐड करके, लिरिकल बैलेट कब आया था, किस एडिशन में आया था, तो ये आया था सेकेंड एडिशन में। ठीक। ये कब आया था, तो सेकेंड एडिशन में आया था, सेकेंड एडिशन में। और ये प्रीफेस का क्या मतलब है, प्रीफेस मतलब देखते हो बुक वगैरह कोई भी पढ़ोगे तो उससे मतलब स्टार्ट में प्रीफेस लिखा होता है, प्रस्तावना, मतलब इसमें क्या क्या है। अब जैसे हुआ क्या ना कि अब जब 19 में ना 98 में जब ये इनका लिरिकल बैलेड आया, तो काफी बवाल मचा दिया, लोग काफी पसंद किए। अरे भाई ये तो अलग तरह का वर्क है, कितना मजा आ रहा है, एकदम बिल्कुल नेचर की खूबसूरती, नदी झरने तालाब एकदम पानी, सब कुछ एकदम, मतलब एक अलग तरह का वाइब, एक अलग तरह का ट्रेंड चेंज हुआ। और लोगों ने काफी एंजॉय किया। अब इन्होंने देखा कि ये तो फेमस हो गया भाई, काफी काफी फेमस हो गया, तो इन्होंने अब जब सेकेंड एडिशन आया ना, तो अब नाम ऐड करके इसको लाया, और इसमें मेंशन किया प्रीफेस, इसमें ऐड किया। तो प्रीफेस का मतलब क्या, कि उसमें ये मेंशन किया कि मतलब इसका पर्पस क्या है, इसमें क्या क्या है, इसका लिखने का पर्पस क्या है,
ये सारी चीजें प्रीफेस मतलब ऐड करके और तब उसको जो है पब्लिश किया सेकेंड एडिशन में। अब देखो ये थर्ड आया 1802 में थर्ड एडिशन, और इसमें अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन, और अपेंडिक्स मतलब एक्स्ट्रा चीजें उसमें जोड़ दिया थर्ड एडिशन में। और एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया तो पोएटिक डिक्शन मतलब पोएटिक लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, मतलब किस टाइप से कितना मतलब दिल को छूना चाहिए, मजा आना चाहिए, बवाल मचाने वाला होना चाहिए, मतलब ज्यादा वो मतलब डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड नहीं, अपने आप को ओवर स्मार्ट बनने में नहीं, एकदम जेन्युइन लैंग्वेज होना चाहिए और एकदम बिल्कुल मतलब साधारण लोग भी इसको पढ़ के और मजा ले सके, एंजॉय कर सके, इस टाइप से। ठीक। और फिर बाद में फोर्थ एडिशन आया 1805 में। ठीक। यहाँ तक हमारा लिरिकल बैलेड का कॉन्सेप्ट था। ठीक। अब देखो प्रिल्यूड, प्रिल्यूड आया। अब प्रिल्यूड का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रिल्यूड जो है मतलब इनका ना विलियम वर्ड्सवर्थ का इसको मैग्नम ओपस ओपस बोला जाता है। मतलब कि प्रिल्यूड मतलब सबसे सबसे फेमस वर्क अगर किसी राइटर का है, किसी पोएट का है, तो उसको मैग्नम ओपस बोला जाता है। और इनका प्रिल्यूड कब आया तो 1850 में आया। कब 1850 में, 1850 में। लेकिन सुनो मेरी बात, मैं ये समझा रहा हूँ कि ये कंप्लीट हो गया था 1805 में ही। लेकिन जैसे है ना कि इनका मतलब प्लान कुछ और था, मतलब प्लान था कि मतलब इसको इसमें इसको काफी बड़े लेवल पे करना है, एक प्रोजेक्ट की तरह इसको करना है। उसमें एक्सरसन प्रिल्यूड ये सारी चीजें ऐड करके तब इसको लाना है। समझ रहे हो बात को? तो और ये है क्या प्रिल्यूड, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। और ये किसमें है तो ब्लैंक वर्स में है। ब्लैंक वर्स में है। ब्लैंक वर्स का मतलब क्या होता है, ब्लैंक वर्स तो पढ़ा होगा कि इसमें राइम नहीं होता है, मतलब तुम्हारा बंदी नहीं होगा। वन सेकेंड वेट। इसमें राइम नहीं होगा, आइएम्बिक पेंटामीटर में होता है। मतलब मीटर तो ब्लैंक वर्स का मतलब यही होता है ना कि जिसमें राइम नहीं होगा मीटर होगा। तो वही है कि ये जो प्रिल्यूड था वो क्या था, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम था जो अपने बारे में पोएट ने उसमें अपने और अपने फ्रेंडशिप के बारे में बताया था। और ये किसमें था तो ब्लैंक वर्स में था। ठीक। सबटाइटल इसका क्या था, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि ये प्रिल्यूड जो था ना, असल में इसका नाम जो था पोयम टू कॉलरिज था। पोयम टू कॉलरिज मतलब ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो इसका नाम लिखा था जब 1805 में इसको कंप्लीट किया था, तो इसको लिखा था पोयम टू कॉलरिज। ठीक है। लेकिन जिसका सबटाइटल क्या था, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। अच्छा ये नाम किसका दिया हुआ है, तो ये नाम उनकी सिस्टर का दिया हुआ है। किसका, डोरथी का। लेकिन ये जो जब पब्लिश हुआ ना तो ये पोएम टू कॉलरिज के नाम से भी नहीं हुआ, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड से भी नहीं हुआ, ये पब्लिश हुआ द प्रिल्यूड के नाम से। और ये प्रिल्यूड नाम किसका दिया हुआ था तो उनकी पत्नी इन वर्ड्सवर्थ का, मतलब इन कोक्सन का दिया हुआ था। समझ रहे हो बात को? अच्छा ये कितना बुक जो है कंटेन करता था तो 14 बुक कंटेन करता था, ये पूछता है। और एक्सकर्शन में 9 बुक था और इसमें 14 बुक था, तो इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ दिया हुआ भी है। पोस्ट्यूम मतलब पब्लिश पोस्ट्यूमसली बाय हिज वाइफ। मतलब ये जो पब्लिश हुआ ना, ये ऐसे 1805 में इन्होंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन 1850 में पब्लिश हुआ। कब, जब इनका डेथ हो गया विलियम वर्ड्सवर्थ का, तब पब्लिश हुआ था। और कौन पब्लिश किया था तो इनकी वाइफ, सॉरी मैंने एन बता दिया, मैरी हचिंसन था ना, इनका ऑप्शन नहीं था। उनकी तो ये मैरी हचिंसन के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था। ठीक। इन कॉक्सन उनकी माता जी का नाम था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो गया, मतलब मैरी हचिंसन के द्वारा कराया गया था इसको पब्लिश। ठीक है। आगे है हाँ वही बताया मैंने। वन सेकेंड, वन सेकेंड।
डेडिकेटेड टू एच कॉलरीज, मतलब स्टार्ट में जो है मतलब पोएम टू कॉलरीज इसका नाम ही उन्होंने रखा था। तो ये कॉलरीज को जो है डेडिकेटेड था, ऑफन रिफर टू एज द पोएम टू कॉलरीज बिफोर इट वाज ऑफिशियली नेम। ठीक है, चलो आगे है इनका 1798 में एक बहुत फेमस वर्क आता है, उसका नाम है लाइन्स रिटेन अ फ्यू माइल्स एबव टिंटन अबे। मतलब टिंटन अबे करके, मतलब इसका शॉर्ट नेम टिंटन अबे ही बोला जाता है। तो टिंटन अबे करके इनका एक वर्क था जो 1798 में आया था। मतलब 93 में सबसे पहले ये जो है टिंटन अबे गए थे, और बाद में फिर गए 98 में। और 98 में गए तो मतलब उसके जो है मतलब वहां टिंटन अबे का वहां की पहाड़ियों और झरनों को देखा और काफी मनोहित हुए, एकदम कल 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 नदी का धार और झरने का आवाज, इस तरह से काफी उसको उसका तारीफ किया है, वर्णन किया है। तो ये जो आया है आपका 98 में आया। इससे पहले 5 साल पहले ये पूछता है कि उससे पहले कितना साल पहले गए थे वहां पे, तो ये 93 में गए थे, लेकिन 93 के बाद फिर 98 में गए। और जब 98 में गए तो फिर उसके बारे में काफी मतलब काफी उसका तारीफ करते हैं, वर्णन करते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है विद नेचर 5 ईयर, चेंजिंग रिलेशनशिप विद नेचर, सेटिंग इज। मतलब 5 साल बाद जब गए वहां पे तो काफी अलग अनुभव किया और काफी खूबसूरत, और फिर उसको एक्सप्लेन किया। और ये है क्या, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, क्या है ड्रामेटिक मोनोलॉग, मोनोलॉग वगैरह क्या है, ये सारा चीजें मैंने वीडियो में समझाया है काफी एक्सप्लेन करके, उसको देख लेना। आगे है ओल्ड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी। ठीक है, मतलब अब इसमें जो है ये 1807 में आया, इसमें बताते हैं कि बचपन में जो है नेचर के प्रति लोगों का क्या भावना होता है, क्या लगाव होता है। और मतलब वही पहाड़ी और वही नदियां वही झरने कितने खूबसूरत लगते हैं बचपन में। मतलब एक आध्यात्मिक मतलब लगाव होता है नेचर से। और वही जब बड़े हो जाते हैं तो नदी वही रहता है, झरना वही रहता है, फूल पेड़ पौधे सब वही रहते हैं, लेकिन आदमी जो है उससे आध्यात्मिक लगाव नहीं रख पाता है। इसमें ये सारी चीजें बताते हैं। तो हाँ वही बात है, लॉस ऑफ चाइल्डहुड विजन, मतलब कैसे आदमी अपने चाइल्डहुड विजन को कैसे लॉस करता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन को, ये सारी चीजें। आगे है सॉलिटरी रिपर। सॉलिटरी रिपर 1807 इंस्पायर्ड बाय ब्यूटीफुल गायलिक सॉन्ग। अब सॉलिटरी रिपर में क्या है कि एक लड़की जो होती है गायलिक में एक गाना गा रही होती है और अपना फसल काट रही होती है, और वहां से गुजरते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। वही बात है ना कि जो प्रकृति से प्रेम करने वाला होगा वो कहीं भी मतलब अलग रस में डूबा रहता है। उसको जहां घूमेगा, जहां खेत खलियान, उसको नेचर और खूबसूरती ही नजर आएगी। और आना भी चाहिए क्योंकि नेचर खूबसूरत है भी। तो एक लड़की ना अपने अपना काम कर रही होती है, खेत में फसल काट रही होती है, और एक संगीत गा रही होती है, जैसे कजरी होता है हम लोग के यहाँ। तो वैसे कि अरे रामा बरसे सावन बदरिया रिमझिम करके ऐसे जो होता है, वैसे ही वो लड़की जो है गा रही होती है, और उसका भाषा क्या होता है, गायलिक में गा रही होती है। ये हमारे वर्षभर चाचा को समझ में नहीं आता है लैंग्वेज, लेकिन फिर भी ये आनंद की अनुभूति करते हैं कि नहीं, मजा आ रहा है। मतलब लूर जो लय सुर ताल है एक अलग लेवल का है, और उसी पे लिख देते हैं महाराज जी सॉलिटरी रीपर। ठीक है, अब देखो, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसका दूसरा नाम है डेफोडिल्स। समझ रहे हो, डेफोडिल्स फूल। और उसके बारे में तारीफ करते हैं कैसे एकदम बिल्कुल फूलों की घाटियां कैसे एकदम सजी हुई है डेफोडिल से, और कैसे वो कूद उछल उछल के कूद कूद के जो है हवा से बातें कर रहे हैं, इस तरह से जो है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड लिखते हैं। कब आता है ये, 1807 में आता है। ठीक, अब एक ल्यूसी पोयम आता है। ल्यूसी पोयम जो होता है मतलब एक इलेजी टाइप का होता है। मतलब एक लड़की, इसको बोला जाता है कि मतलब मतलब ये काल्पनिक होता है। ल्यूसी कौन होती है क्लियर नहीं, कोई बोलता है कि ल्यूसी पोयम जो है उसमें ल्यूसी जो नेम होता है डोरथी के लिए है। कोई बोलता है कि कोई ऐसी प्रेमिका रही होगी जिन जे मतलब जिनको इन्होंने
कभी पा नहीं पाए होंगे, मिल नहीं पाए होंगे या अचीव नहीं कर पाए होंगे। तो इस तरह की अलग अलग तरह की बातें बोली जाती हैं ऐसे, मतलब ल्यूसी पोयम के बारे में। और ये मतलब उसका जो है ना, ल्यूसी के बारे में काफी मतलब दुख भरे पोयम ऐसे लिखते हैं ये। इसमें ओवरऑल 5 पोयम होता है। इसका भी एक सीरीज लेके आएंगे पांचों पोयम का, तो तब इसको अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे और इसका समरी वगैरह पढ़ाया जाएगा। तो इसमें ल्यूसी पोयम में कितना कितना होता है, कितना पोयम होता है, 5 पोयम होता है। ठीक है। और अनआइडेंटिफाइड गर्ल नेम्ड ल्यूसी, मतलब कि जिसका मतलब कोई पहचान नहीं होता है, समझ रहे बात को। रिटर्न बिटवीन, और कब लिखा गया, तो 1908 से 1801। ठीक है। चलो आगे क्या है। माइकल माइकल क्या है, डीपली मूविंग पेस्टोरल नैरेटिव पोयम। मतलब एक माइकल जो होता है ना, ये पेस्टोरल होता है। जिसे माइकल में ना एक अ, मतलब माइकल नाम का व्यक्ति होता है और उसका लड़का होता है ल्यूक, और उसकी पत्नी होती है इसाबेल। और मतलब वो पहाड़ की घाटियों में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और अपने बच्चे से काफी प्रेम करते हैं, ये ल्यूक नाम का जो बच्चा रहता है। और मतलब इसी पे ज्यादा फोकस किया गया है कि ल्यूक जो है स्टार्ट में अपने माँ बाप को कितना प्रेम करता है, और बाद में कर्ज भरने के लिए जो है चला जाता है शहर कमाने, और फिर कैसे अपने माँ बाप को भूल जाता है शहरी दुनिया में, मतलब भौतिकवादी दुनिया में जो है ओत प्रोत होके। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब पेस्टोरल नैरेटिव पोयम है, एक स्टोरी मतलब सुनाता है इस टाइप से। तो ये कब आया, 1800 में है। ठीक। आगे है द बॉर्डरर्स। बॉर्डरर्स में क्या है, बॉर्डरर्स में जो है मतलब एक होता है कि मैं नाम भूल रहा हूँ, कि मतलब इस टाइप से होता है कि उसमें धोखा, मतलब कोई जैसे किसी की बात में आके कोई किसी को मार के और किसी के साथ गलत करके कितना पछताता है अंत में, मतलब ये बताना चाहते हैं इसमें कि मतलब जब तक आपके पास कोई क्लू ना हो, प्रूफ ना हो, आप किसी की बातों में विश्वास करके किसी के साथ संबंध मत खराब करिए, इस टाइप का है बॉर्डर्स में। आगे है इनका मतलब कि क्रिटिकल क्योट्स, मतलब इनको क्या क्या लोगों ने बोला उसके बारे में है। जैसे हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड चाचा जो है, इनके बारे में क्या बोले कि वर्ड्सवर्थ पोएट्री ग्रेट, मतलब इनका काफी तारीफ किए और उनको हीलिंग पावर बोला। मतलब हीलिंग पावर का मतलब क्या होता है, तो हीलिंग पावर का मतलब ये होता है कि मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला कि वर्ड्सवर्थ चाचा इतना तगड़ा पोएट मतलब पोएट्री पोयम लिखते थे कि अगर इनका आदमी का तबीयत खराब हो, बीमार हो, और उसको इनका पोएट्री सुना दो, एकदम खूबसूरत प्रकृति के बारे में वर्णन सुना दो, तो जो है उन लोगों का दुख जो है, कष्ट भर जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये होता है हीलिंग पावर। समझ रहे हो बात को। तो हमारे अर्नोल्ड चाचा जो है इनका तारीफ किए, लेकिन अभी बुराई भी करने वाला करेगा, क्योंकि समाज समझ ही रहे हो, दोनों तरह का है। हमारे यहाँ भी है, कुछ लोग किसी का तारीफ करते हैं, कोई बुराई भी कर देता है। समझ रहे हो बात को। आगे हैं ये हमारे किड्स साहब हैं। ये क्या बोलते हैं, इगोटिस्टिकल सबलाइम बोलते हैं। मतलब ये बोलते हैं कि इगोटिस्टिकल सबलाइम मतलब इन्होंने पोयम तो लिखा है, पोएट्री तो लिखा है, लेकिन इगोटिस्टिकल मतलब अपना वर्णन जो है, अपने अनुभव को ज्यादा प्रमोट किया है। मतलब नेचर की रियलिटी से ज्यादा अपने अनुभव को उसमें ज्यादा घुसेड़ दिया है। समझ रहे हो आप बात को। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड बोला है। तो इगोटिस्टिकल सबलाइम का मतलब ये है। कौन बोला है, जॉन क्यूट्स ने बोला है। अच्छा, ब्राउनिंग ने क्या बोला। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक लिख दिया लॉस्ट लीडर करके एक पोयम। तो लॉस्ट लीडर लिखा, तो उसमें क्या लॉस्ट लीडर मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, तो लॉस्ट लीडर मतलब जब इनको पोएट लॉरेट बनाया गया तो तब इन्होंने ये घुसा गए रॉबर्ट ब्राउनिंग, और बोला कि बड़ा तुम आदमी है यार, ये बड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रीडम और ये सारी चीजों का सपोर्ट करता था, सरकार का, गवर्नमेंट का विरोध करता था, और ये जो है अब अ, कुछ पैसों के लिए जो है तलवे चाटने लगा गवर्नमेंट का, सरकार का, मतलब राजाओं का। तो ये बोल रही है कि लॉस्ट लीडर मतलब हम, ये खोया हुआ लीडर है, मतलब इसका कोई इथिक्स नहीं है अपना। समझ रहे हो बात को। आगे इन्होंने ये बोला जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। हैंडफुल ऑफ सिल्वर मतलब मुट्ठी भर चांदी के लिए, मुट्ठी भर पैसों के लिए उसने क्या किया, हम लोगों को छोड़ दिया, छोड़ के भाग गया। तो अरे भाई, क्यों नहीं भाग गए बताओ। बुढ़ापा आ गया है, पैसा वैसा
रहेगा नहीं तो कौन करेगा। अब कहीं से मिला पैसा, जब जवानी था, अल्लड़पन था, तो अपना बेचारा विरोध किया, सब कुछ किया। जवानी खत्म हो गया तो अपना जो है देखा कि कुछ पैसा मिल जाएगा, अपना जीवन यापन थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा। स्टार्ट में हालांकि बेचारे मना भी किए थे, बोले थे, लेकिन समझ ही रहे हो, पैसा किसको ठीक नहीं लगता है भाई। लेकिन अब बुराई करने वाले तो बुराई करेंगे ही, जेन्युइन बात है तो आपके कंपटीटर। आगे है, वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा अपने आप को, तो वर्शिपर ऑफ नेचर कहा, मतलब प्रकृति के पुजारी हैं हम, और थे भी भाई, प्रकृति के बारे में तो खूब लिखा है इन्होंने। आगे है, हिज फिलोसफी इज हेवनली लिंक टू पैंथीज्म। पैंथीज्म क्या है, तो द बिलीफ दैट गॉड एंड द यूनिवर्स नेचर आइडेंटिकल, मतलब गॉड जो नेचर जो है और गॉड है लगभग सेम ही चीज है, आप दोनों को प्रेम एक साथ कर सकते हैं। ठीक। आगे है, हिज फर्स्ट पब्लिश पोयम वर इवनिंग वर्क एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। इवनिंग वर्क ऊपर में मैंने समझाया है कि लेक पोएट जो है, लेक डिस्ट्रिक्ट में जो है शाम के वक्त ये टहलते हैं, और वहां की पहाड़ी, नदी, झरने, और दोपहर से लेके कैसे कल कल शाम होती है, कैसे सांझ होता है, और मतलब वहां का क्या माहौल होता है, ये सारी चीजें मतलब वर्णन करते हो, बुलाते हैं डोरथी को कि आओ और देखो इसको कितना खूबसूरत है, उनको एड्रेस करते हैं। और आगे है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये दोनों जो है पोयम आया कब, 1793 में। कब आया, 1793 में। आगे है, ही कॉल्ड एच.सी. कोलरिज अ नोटिसेबल मैन विद द लार्ज आइज ग्रे, मतलब कि कोलरिज को इन्होंने, इनके कोलरिज के तारीफ में वर्ड्सवर्थ चाचा क्या बोले कि नोटिसेबल मैन है, और लार्ज ग्रे आई, मतलब बड़ा बड़ा ग्रे आई। समझ रहे हो बात को, एकदम ऐश्वर्या राय की तरह। ओवरऑल हमारा वर्ड्सवर्थ का जो है एक, जो भी मतलब छोटा मोटा जो ब्रीफ जो बायोग्राफी था, मैंने उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूटी भी होंगी मुझे पता है। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें जो छूटी चीजें हैं उसको भी कवर कर लिया जाएगा। तब तक के लिए चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मजा करिए, एंजॉय करिए, और पढ़ते रहिए, और मस्त रहिए अपने जीवन में, और ऐसे ही आप भी प्रकृति से प्रेम करिए। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना।